नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 10। इससे पहले हम लोगों ने गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल किया है। अब देखेंगे विज्ञान का। पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो है लिखित क्वेश्चन देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में खंड आ बहुविकल्पी हमारे जो 20 क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपके पेपर में, वो बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर करना रहेगा। अब इसमें देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। देखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है गोलीय दर्पण। देखो, गोलीय दर्पण तो होगा नहीं इसमें का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि दर्पण के एक तरफ पॉलिश होती है, त्रिज्या सभी को पता है। गोलीय लेंस, समतल दर्पण, तो इसका हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा गोलीय लेंस। इसका जो है सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गोलीय लेंस, ऑप्शन सी। इसका जो है ऑप्शन सी वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम सभी को पता है अवतल दर्पण जो है चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो इसका प्रयोग करने के लिए जो है प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं हम क्या है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच किसी वस्तु को रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कोई वस्तु और बिंब के बीच रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो, हमें पता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसका हमें ऑप्शन ए वाला इसका भी सही होगा, ऑप्शन ए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरे का ऑप्शन ए वाला हमें सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकस किया जाता, ऐसा न हो पाने का कारण है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। देखो, जरा दूरदृष्टिता से इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि जरा दूरदृष्टिता क्या है, एक प्रकार का डिजीज है, एक प्रकार का रोग है। निकट दृष्टि दोष ये भी रोग है, दीर्घ दृष्टि दोष ये भी एक प्रकार का रोग है। ये हमारी है ससंजन क्षमता। इसका ऑप्शन हमारा बी वाला जो है सही ऑप्शन होगा, ससंजन क्षमता। इसको बोलते हैं ससंजन क्षमता बोलते हैं। अब देखते हैं अगला, पांचवा हमारा दिया हुआ है, कॉलम ए में दी गई राशियों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए मात्रकों से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, हमारा दे रखा है पहला विद्युत विभवांतर। तो हमें देखो पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का हमारा मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और विद्युत धारा का मात्रक आई का मात्रक होता है एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक पी, इसका होता है वाट होता है। और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वी का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं, और धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, और शक्ति को किस में मापते हैं, वाट में। तो हमारा विद्युत विभवांतर ये हो जाएगा 4 में, और विद्युत धारा ये हो जाएगा एम्पियर, और विद्युत शक्ति वाट, और प्रतिरोध हमारा हो जाएगा ओम। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हमारा है।
तो इसमें जो है हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। डी विद्युत विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से। छठा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इनका अनुपात आएगा 1:4। एक उनकी ऊष्माओं का अनुपात आएगा 1:4। ऑप्शन सी वाला हमारा जो है सही ऑप्शन होगा, 1:4। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसका हल हमने दे दिया है, ये हल आप लोग देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो 8वें में हमारा जो है, देखिए बेंजीन में 6 होते हैं, सी होते हैं और 6H होते हैं। बेंजीन का हमारा फार्मूला जो होता है C6 और H6, C6 और H6 होता है। तो हम देख लेंगे कहाँ बैलेंसी पूर्ण हो रही है, उसी में। अब पहला देखेंगे, इसमें हमें बैलेंसी अनकम्प्लीटेड है। दूसरे में बैलेंसी अनकम्प्लीटेड और H अधिक मात्रा में दिए हुए हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी वाला है हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। क्यों? क्योंकि H है और कार्बन की ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड ऊपर है, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे हमारी पूर्ण हो रही है। इसीलिए जो है इसका ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला, ये बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी कौन सी होगी इसमें? समजातीय श्रेणी का मतलब है जो एक जैसे, एक ही जगह से बिलोंग करते हों। तो इसमें हमारा समजातीय श्रेणी में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए CH4 C2H6 ये एक श्रेणी में आते हैं। CH4 और C2H6 ये हमारे एक श्रेणी में आते हैं। पहला एक तो सही हो गया। और देखिए C2H6 CH3OH ये दूसरे हैं, ये अलग है और ये अलग है। और देखिए चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है CH3OH C2H5OH ये हमारा सही है। दोनों एल्कोहल ही दे रखे हैं और ऊपर में दोनों क्या दे रखे हैं? एल्कीन दे रखे हैं और नीचे दोनों एल्कोहल दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन बी वाला इसका सही ऑप्शन होगा। बी वाला जो है सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिकों को कहते हैं। ये हमारा खनिज है, जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खनिज। खनिजों जो धरती के अंदर से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? अयस्क। और गैंग जो उसके बाद में अयस्क को साफ करने के बाद जो एक टाइप का कह सकते हैं कचरा बचता है उसे बोलते हैं गैंग। और उसके बाद में जो हमें वस्तु प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी वाला सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, दंत का क्षय कब प्रारंभ होता है? देखो इसमें कुछ पीएच मान दे रखे हैं। पीएच 5.5 से अधिक होने पर, कम होने पर, 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। देखो हमारा पीएच हमारा 7 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी का पीएच लगभग 7 ही होता है।
अब pH 5.5 से कम हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इससे जो है दंत क्षरण होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही ऑप्शन होगा। अगला है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोगों को पता है, इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसका, Zn प्लस HCl क्या हमारा बनेगा, ZnCl और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। समीकरण को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, सही, विस्थापित कर देता है। ये क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर दूसरा दे रखा है, इसी में अभिकथन तर्क दे रखा है। तर्क में हमारा दिया हुआ है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। जिंक क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए दोनों हमारे अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। दोनों जो हैं हमारे सही हैं कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है और जो है और जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसमें ये स्पष्ट अभिकथन जो है हमारा ये स्पष्ट नहीं इसमें दे रखा है, स्पष्टीकरण इसमें नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला। इसका कौन सा ऑप्शन, बी वाला जो है सही ऑप्शन होगा। दोनों हैं परंतु अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। फिर है रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। इसमें जो है 13वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, इसका जो है ऑप्शन हमारा बी वाला सही ऑप्शन होगा। ये हमें थोड़ा डाउट क्वेश्चन लग रहा है, इसका ऑप्शन बी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह मार्ग का सही मार्ग कौन सा है। देखो हम सांस जब लेते हैं तो किसके द्वारा लेते हैं, नाक के द्वारा। तो सबसे पहले जो है अगर वायु प्रवेश करती है तो कहाँ से वायु प्रवेश करती है, नसा मार्ग, और उसके बाद में नसा द्वार, फिर श्वास नली, ग्रासनी और फिर कंठकूपिका। उसके बाद जो है लास्ट में सबसे कहाँ पहुँचती है, कंठकूपिका में। तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही का चयन कीजिए। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम में बच्चों के का निर्धारण होता है। ये देखिए बिल्कुल हमारा सही कथन दे रखा है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, ये भी दोनों सही हैं, इसीलिए हम ऑप्शन ए को सही का टिक लगाते हैं। देखा कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण और कथन की सही व्याख्या भी करता है। देखिए पिता में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं पुरुष, मादा में सिर्फ एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। और इसके बाद हम देखते हैं 17 क्वेश्चन, 17 नंबर, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए लोहे की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत, ये जो है गलत है। थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए लौह की आवश्यकता नहीं होती है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनों का निर्माण करता है, सही। थायरॉक्सिन संश्लेषण थायराइड ग्रंथियों को जो है की आवश्यकता होती है, सही। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, सही। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ये ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लिखा है निम्नलिखित ABC किस क्रम में होते हैं। ये भी देखो चित्र दे रखा है और इसमें दिया हुआ है कि ABC किस क्रम में होते हैं। वो ऑप्शन ए बीजपत्र प्रांकुर, सी प्रांकुर बीजपत्र मूलांकुर। तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन सी वाला सही ऑप्शन होगा। सी वाला प्रांकुर बीजपत्र, अच्छा बीजपत्र ये भाग हमारा कहलाता है बीजपत्र। बीज पत्र ये बीजपत्र होता है। ये ऑप्शन हमारा बी वाला इसका सही ऑप्शन होगा, मूलांकुर बीजपत्र। ये जो है हमारा सही ऑप्शन होगा बीज। ये प्रांकुर, प्रांकुर सबसे पहले आता है, उसके बाद मूलांकुर आता है, उसके बाद में बीजपत्र आता है। जनन की अलैंगिक मित्र से उत्पन्न संतानों में परस्पर समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक जन भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। पहला दूसरा दोनों सही ऑप्शन है, तो हमारा ए वाला इसमें सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन में जनन से पहले होता है, गलत है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी हमारा गलत है। तो इसका ऑप्शन ए वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी कौन होते हैं। तीसरे पोषी कौन होते हैं। तीसरे पोषी वो होते हैं, इसमें देखिए पहला कौन होता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा कौन होता है, जो वे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन हो गया, हिरन हो गया। और तीसरे नंबर पे जो इन जंतुओं को खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी शेर हो गया, मनुष्य हो गया, जो इन जंतुओं को खाते हैं। पेड़, फिर हिरन या बकरी जो घास खाने वाले होते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरा पोषी स्तर कौन कौन किसका है, मांसाहारी का। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी, ऑप्शन ए। इस तरीके से हम हमारे जो है 20 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। अब जो है आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।